बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ऑलरेडी इसके फंक्शन को मैंने बढ़ाया था कि शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ाएगा, शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालने में मदद करता है, शरीर में सोडियम के साथ क्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में वाटर की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, इनको नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती थी, तब देखिए मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि इस हार्मोन की कमी होने की वजह से काफी घातक परिणाम नजर आए थे, क्योंकि शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगी थी, ब्रोंज कलर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो गया था, शरीर से सोडियम क्लोराइड निकलने लगे थे, नतीजा वाटर भी निकलने लगा था, शरीर के पास पानी को रखने की क्षमता नहीं रह गई थी, व्यक्ति को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होंगे, लूज स्टूल होंगे, यूरिनेशन बहुत होंगे, स्वेटिंग बहुत होंगे, सलाइवेशन बहुत होंगे, और लास्टली नतीजा ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इस बीमारी को मैंने नाम दिया था यहां पर एडिसन्स डिजीज, है ना। तो चलिए, कल तो इसको मैंने बोल ही दिया था, और हाइपर सिक्रेशन को भी कल मैंने यहां पर जाते जाते यहां पर पढ़ा दिया था कि मैंने कहा था कि सेम हार्मोन अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन अगर ज्यादा मात्रा में है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा। तो जो भी काम करता था उस काम को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर करेगा, मतलब शरीर में कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और सोडियम क्लोराइड और वाटर की मात्रा बढ़ने की वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम काफी ज्यादा होने की वजह से व्यक्ति ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फिर से मारा जाएगा, ओब्वियसली ब्रेन हैमरेज हो जाएंगे, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे और व्यक्ति मारा जाएगा। इस बीमारी को हम लोग नाम दिया करते थे एल्डोस्टेरोनिज्म, ऑल्सो नोन एज कॉन सिंड्रोम। तो लगभग कल यहां तक हम लोग आ चुके थे। देखिए मैंने काफी तेजी से इसको रिकैप भी यहां पर कर दिया। तो किन पोर्शंस को हम लोग ने फिनिश कर लिया है, तो इस एड्रिनल ग्लैंड के सबसे बाहर के हिस्से जिसे हम लोग जोना ग्लोमेरुलसा कहते थे, इसे हम लोगों ने फिनिश कर लिया। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं जोना फेसिकुलाटा। और देखिए पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जोना फेसिकुलाटा से भी एक मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स आते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और सबसे मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम होता है कॉर्टिसोल। सबसे मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम होता है कॉर्टिसोल, सिंपल। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल के स्टडी को फिर से डिटेल में आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, क्या करता है। तो हेडिंग हो गई हम लोगों की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान तो आपको होगा ही कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी क्या है, मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, लेकिन इस मिक्सचर ऑफ हार्मोन में सबसे ज्यादा मात्रा में जो हार्मोन होता है उसे हम लोग कहते हैं हम लोग कॉर्टिसोल। तो अब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह दें या कॉर्टिसोल कह दें, अब इसके फंक्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नाम में ही यहां पे आंसर कुछ ना कुछ छुपा हुआ। अब मैंने देखिए पहले ही आपको क्लू दे दिया था, ये करेगा क्या, ये शुगर मेटाबॉलिज्म का काम करेगा। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नाम में देखिए कहीं ना कहीं ग्लूकोज छुपा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना इसका एम होगा। तो चलिए इसी चीज को, इसी पॉइंट को नजर में रखकर हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट मींस कॉर्टिसोल की स्टडी शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए, तो आज की सिलेबस की शुरुआत हो रही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पहले हेडिंग बना देते हैं हम लोग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और सबसे मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या है, सबसे मुख्य का नाम है कॉर्टिसोल, सबसे मुख्य का नाम है कॉर्टिसोल, है ना, सबसे मुख्य का नाम है कॉर्टिसोल। चलिए, तो जस्ट देखिए मैंने जस्ट आपको लगभग बता दिया कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना इसका एम है। तो चलिए काम करते हैं हम लोग, मान लिया कि ये ब्लड वेसल है ना, मान लिया कि ब्लड वेसल है, और इसी ब्लड वेसल में क्या करना है, ग्लूकोज की मात्रा हमें बढ़ानी है। ब्लड वेसल में क्या करना है, हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ानी है, मतलब इस हार्मोन को ग्लूकोज की मात्रा बढ़ानी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा एडिशनली इसमें सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा है लेकिन थोड़ा सा सुनना होगा ध्यान से। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले याद कीजिए, लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लीवर सेल्स कहते हैं, या उनको हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं। तो लीवर के अंदर के सेल्स को आप लीवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स कहते हो ना। तो देखिए हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, नहीं भी अगर किसी का हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं, कभी ना कभी होगा ही, है ना। तो लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट्स यानी लीवर के जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन बहुत मात्रा में स्टोर रहता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए उसके बारे में पहले हम लोग लिखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, ग्लाइकोजन stored in hepatocytes of liver, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ना, ये देखिए मैंने यहां पे लिख लिया, उसके ऊपर ये हार्मोन काम करेगा और उसे क्या करेगा, तोड़ेगा और तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जरा देखिए किसे तोड़ रहा है, लीवर के सेल्स के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस।
देखिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, यानी इस लाइन पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखते हैं और क्या करेगा। इस हार्मोन ने क्या किया, देखिए शरीर में सिर्फ ग्लाइको, लीवर के सेल्स के अंदर तो ग्लाइकोजन स्टोर था ना, लेकिन शरीर के में बहुत सारे जगह पर एडिपोसाइट्स नाम के सेल होते हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं भी कि फैट स्टोरिंग सेल्स कहे जाते हैं और वो फैट स्टोर करते हैं। चलिए देखते हैं इस हार्मोन ने उसके ऊपर भी काम किया, देखते हैं क्या है। तो पहले मैं लिखता हूं लिपिड स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स ऑफ बॉडी। एडिपोसाइट्स ऑफ बॉडी, एडिपोसाइट्स क्या है, एडिपोसाइट्स कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या स्टोर करके रखते हैं, लिपिड स्टोर करके रखते हैं। इस हार्मोन ने इनके ऊपर भी काम किया और इनको लिपिड को तोड़ दिया। तो जस्ट इमेजिन लिपिड को तोड़ा होगा तो पहले क्या बना होगा, लिपिड को अगर तोड़ा जाएगा ना, अगर लिपिड को तोड़ा जाएगा तो पहले क्या बनेगा, तो देखिए मैं एरो दे रहा हूं यहां पर, है ना। लिपिड को जब भी तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा। चलिए मैंने पहले लिख दिया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना, देखेंगे आगे क्या करना है ना। फिलहाल इसको यहां पर लिखकर छोड़ते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में ज्यादातर हिस्से, ज्यादातर स्ट्रक्चर तो प्रोटीन के ही बने होते हैं, सिंपल। यानी हमारे शरीर में लगभग हर जगह पर प्रोटीन मौजूद हैं और इस हार्मोन ने उस प्रोटीन को भी तोड़ा। तो चलिए इसको भी लिखकर बात करते हैं। तो प्रोटीन्स ऑफ बॉडी, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोटीन्स ऑफ बॉडी। तो जहां पर भी शरीर में प्रोटीन्स अवेलेबल है, इस हार्मोन ने क्या किया, उस प्रोटीन्स को भी तोड़ा। तो चलिए तोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए प्रोटीन्स को हम लोग तोड़ते हैं और प्रोटीन को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ओब्वियसली आप भी जानते हो प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड निकलते होंगे। तो पहले यहां पर हम लिख लेते हैं अमीनो एसिड, पहले लिख लेते हैं अमीनो एसिड। ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पर जो भी चीज लिखे जा रहे हैं ना, वो इस हार्मोन का फंक्शन है। जो भी चीज लिखे जा रहे हैं इस हार्मोन का फंक्शन है। तो अभी तक मैंने क्या क्या लिखा, फिर से आते हैं, वापस आते हैं। तो मैंने कहा लीवर के सेल्स जिसको हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसे तोड़ा गया। इस प्रक्रिया का नाम था ग्लाइकोजेनोलाइसिस और तोड़कर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल दिया गया, पहला इवेंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि इसने जहां भी लिपिड स्टोर्ड है एडिपोसाइट्स नाम के सेल में, उसे भी तोड़ दिया। और तीसरा मैंने कहा कि जहां भी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं उसे भी तोड़ दिया और अमीनो एसिड यहां पर बनते हुए हम लोगों को दिख रहा है ना। लेकिन क्या इस स्टेप का कुछ नाम है, बिल्कुल नाम है। लिपिड को तोड़कर फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हम लोग लाइपोलाइसिस, है ना। इस प्रक्रिया का नाम होता है, यानी यहां पर लिख सकते हैं हम लोग लाइपोलाइसिस। वैसे ही प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हम लोग प्रोटियोलाइसिस। यानी इस स्टेप पर क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोटियोलाइसिस। यानी इस हार्मोन ने लाइपोलाइसिस को मदद, लाइपोलाइसिस को करके ये बना दिया और प्रोटियोलाइसिस करके ये बना दिया। और जैसे ही फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने होंगे या अमीनो एसिड बने होंगे, इसे भी इस हार्मोन ने क्या किया, इसे भी इस हार्मोन ने क्या किया, ये देखिए ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो लिपिड के तोड़ने के, लिपिड को तोड़कर जो एंड प्रोडक्ट बने थे या प्रोटीन को तोड़ करके जो एंड प्रोडक्ट बने थे, उन एंड प्रोडक्ट्स को भी इस हार्मोन ने क्या किया, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। यानी इस लाइन पर, दोनों ही लाइन पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या दोनों लाइन के बीच में क्या लिख देते हैं हम लोग, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या क्या शब्द अभी तक कह सकते हैं। पहला हम लोग कह सकते हैं कि इसने ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट किया और ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा दिया। दूसरा, इसने लाइपोलाइसिस को प्रमोट किया, प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट किया और जो भी एंड प्रोडक्ट यहां पर बनते होंगे उसे एक प्रक्रिया जिसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी वैसे चीजों से ग्लूकोज बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है जो कि ग्लूकोज नहीं थे। जो ग्लूकोज नहीं थे वैसे चीजों से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ये लाइन भी कर सकते हैं कि इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दिया। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। इमेजिन कीजिए पूरा शरीर किससे बना है, सेल से। पूरा शरीर बना हुआ है सेल से। तो चलिए जस्ट इमेजिन, मैंने मान लिया कि यहां पर एक सेल का निर्माण कर लिया, है ना। जस्ट इमेजिन मैंने यहां पर क्या किया, एक सेल का निर्माण कर लिया। थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, एक सेल का इस तरीके से निर्माण कर लिया, जस्ट इमेजिन, है ना। अब क्या शरीर में, क्या इस हार्मोन ने प्रोटियोलाइसिस करके अमीनो एसिड बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है ना। जस्ट इमेजिन इस हार्मोन ने, अभी जस्ट मैंने कहा कि प्रोटियोलाइसिस करके अमीनो एसिड बनाया। जस्ट सोचिए कि अमीनो एसिड इस हार्मोन ने क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था ना कि वापस इस अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया अपनाए। ध्यान दीजिए इस हार्मोन का मुख्य एम यही है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो जस्ट इमेजिन इसने प्रोटियोलाइसिस करके अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। मान लेते हैं कि इस वक्त में जो जब ये सारी घटनाएं चल रही हैं, इस वक्त में हमारे शरीर का कोई भी सेल उसने डिमांड कर दिया कि लाओ भाई मुझे थोड़ा अमीनो एसिड दो ना, मुझे जरूरत है। जस्ट इमेजिन, है ना।
क्योंकि अमीनो एसिड की मात्रा तो भी शरीर में बढ़ी होगी ना, क्योंकि इस हार्मोन ने प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड तो बनाया हुआ है ना, यानी अमीनो एसिड की मात्रा तो शरीर में अभी फिलहाल बढ़ी हुई है। तो हो सकता है क्योंकि अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, और हो सकता है कि ठीक इसी वक्त शरीर के किसी सेल को इस अमीनो एसिड की जरूरत पड़ जाए, यानी मांग सकता है कि लाओ भाई थोड़ा अमीनो एसिड मुझे दो, मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन कभी भी सेल के अंदर अमीनो एसिड नहीं जाने देगा। और नतीजा देखिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्रॉस। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस लाइन को इंग्लिश में कहेंगे इट प्रिवेंट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। हिंदी में क्या कहेंगे, मैंने ये कहा इस हार्मोन ने क्या किया, सेल के द्वारा सेल के अंदर अमीनो एसिड का जाना और सेल के द्वारा अमीनो एसिड के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि इसने प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड इसलिए नहीं बनाया था कि सेल उसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि इसलिए बनाया था कि वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इट एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सेल के अंदर प्रवेश करना और सेल के द्वारा इस्तेमाल करना, ये इसकी इजाजत नहीं देगा, इसे रोक देगा, क्योंकि इसका एम ग्लूकोज बढ़ाना है, न कि सेल की मदद करना इसका एम है, इसका काम नहीं है। तो इस बोर्ड पर जो भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, जो भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं ना, आपको एक चीज मैं आप हिंट दे देता हूं कि जो भी फंक्शन इस बोर्ड पर फिलहाल दिख रहे हैं, अगर उसमें से सिर्फ इतने दूर के, जहां पर आखिरी पॉइंट इतने दूर मैंने जो बोला, इस पॉइंट को हटा देंगे तो एक और हार्मोन का सेम टू सेम फंक्शन है। थोड़ी देर बाद हम लोग पैनक्रियाज में जाएंगे, तो पैनक्रियाज में ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन आएगा, और ध्यान रखिएगा ग्लूकागॉन भी बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम यही काम करता हुआ नजर आएगा। यानी ग्लूकागॉन पढ़ने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लगभग सेम टू सेम लाइन वहां पर हम लोग चिपका देना है, बस इस लाइन को वहां पर हटा देना है और इसके जगह पर एक नया लाइन जोड़ देंगे। तो नया लाइन क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब वहां पहुंचेंगे तब आपको वहां पर बताएंगे, है ना। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो पैनक्रियाज के अंदर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिस पर अभी थोड़ी देर में जाएंगे, वहां से आएगा ग्लूकागॉन, सेम टू सेम फंक्शन, बस इस थोड़े से इस पॉइंट को यहां पर आखिरी पॉइंट को हम लोग चेंज करेंगे। यानी सेम फंक्शन ग्लूकागॉन भी करता है और सेम फंक्शन कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन भी करता है। अब आप पूछना ये चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है दो हार्मोन क्यों प्ले कर रहे हैं। देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट है, हमारा शरीर मुख्यतः किसके ऊपर निर्भर है, एनर्जी सोर्स के लिए, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राथमिक सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ही होता है ना। हाँ, ये ना मिले तब लिपिड इस्तेमाल करेगा, वो ना मिले तब प्रोटीन इस्तेमाल करेगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन प्राथमिक सोर्स तो हमारे शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज है। तो ये एक बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान मतलब ग्लूकोज इतना आवश्यक चीज है कि ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने के लिए, ग्लूकोज को हर वक्त उपलब्ध करवाने के लिए दो हार्मोन लगातार लगे हुए हैं। जैसे देखिए हम लोग अक्सर बिजली करंट के लिए क्या करते हैं, बैकअप सोर्स लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, अगर कहीं पावर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जनरेटर चल जाएगा, जनरेटर नहीं चलेगा तो क्या होगा, लोगों के घर में इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चल जाएगा, जिससे पावर कट ना हो। बस सेम थ्योरी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो कि ग्लूकोज काफी अर्जेंटली शरीर को आवश्यक होते हैं और नतीजा इसकी मात्रा कभी भी अचानक से ना कमे, इसलिए दो हार्मोन लगातार इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर। लेकिन क्या ये हार्मोन समाप्त हो गया, नहीं, अब इसमें कुछ और नए लाइन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब जो दिख रहा है वो तो है, अब इसके अलावा जो लाइन है मैं सिर्फ बोल का काम चलाने वाला हूं। तो चलिए बोल का काम चलाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं, अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि देखिए ये एक बेहतरीन एक इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर भी जाना जाता है ना। जिस हार्मोन को अभी आप सुन रहे हैं ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल, ये एक बेहतरीन इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर भी जाना जाता है। सपोज कीजिए, मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होकर हाथ कटकर अलग हो गया, या चलिए उंगली वगैरह कट गई होगी, कुछ भी है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत जबरदस्त होने लगी, है ना, माथा फट गया, ब्लीडिंग हो रही है ना। वैसी इमरजेंसी की परिस्थिति में हार्मोन बहुत ज्यादा मददगार होता है। व्यक्ति के शरीर जहां भी इंजरी यहां पर हुई रहती है ना, उस इंजरी वाले साइड पर पूरी तरीके से ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, बंद कर सकता है, ब्लड सप्लाई को बिल्कुल रोक सकता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल ना हो, और नतीजा शरीर के अंदर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का जबरदस्त रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर ब्लड बाहर निकल जाता तो शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर कम जाता और व्यक्ति की मौत हो सकती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कहा। यही नहीं, इमरजेंसी, वैसी इमरजेंसी के वक्त ऑब्वियसली देखिए इसने ब्लीडिंग को रोक दिया, जहां से भी ब्लीडिंग हो रही थी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद की। लेकिन वैसी परिस्थिति में क्या करता है, एक काम और करता है, किडनी की तरफ जो ब्लड जाते हैं ना, किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है ना, उसे भी पूरी तरीके से रोक देता है। यानी जहां से ब्लड निकल रहा था उसे भी बंद कर दिया और किडनी की सप्लाई भी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया। क्यों, फिर से सेम आंसर,
अभी फिल्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में लिक्विड, फ्लूइड, ब्लड, पानी, वाटर की ऐसी ही कमी हो रही है और नतीजा किसी भी तरीके से यूरिन के रूप में भी वाटर नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज ब्लड प्रेशर अगर कम जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यानी खासकर इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में व्यक्ति के हार्ट के फंक्शन को, ब्लड प्रेशर को और किडनी के फंक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना जानता है। इसे एक इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर भी यहां पर देखा जाना चाहिए, इस रूप को इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर देखा जाना चाहिए। वाकई ये काफी ज्यादा मददगार हार्मोन होता है, काफी ज्यादा मददगार। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मौत लगभग तय है कि भाई वो मरने वाला है, उसे बचाना बिल्कुल संभव नहीं है, और मान लेते हैं किसी वजह से उसे मुझे वक्त देना है। तो देखिए बहुत अच्छे से इस हार्मोन का मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। इस हार्मोन के कुछ हाई डोजेस व्यक्ति को अगर काफी तेजी से, काफी जल्दी कम अंतराल पर अगर दिए जाएं, लो इंटरवल पर अगर दिए जाएं, लेस इंटरवल पर अगर दिए जाए ना, तो व्यक्ति लगभग आधा घंटा क्या 5 से 6 घंटा भी उसको हम लोग बचा सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन एक हार्मोन एक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक लाइफ सेविंग हार्मोन भी आप इसको कह सकते हो इस एंगल से, क्योंकि ब्लड प्रेशर कमने नहीं देगा, किडनी के फंक्शन को रोक देगा, ब्लीडिंग अगर हो रहे हैं तो उसे बिल्कुल रोक देगा, व्यक्ति की लाइफ को एक्सटेंड तक करने की क्षमता रखता है, और इस एंगल से देखोगे तो लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। हालांकि एक चीज और है, ऐसे हार्मोन्स का प्रयोग करना मेडिकल साइंस के द्वारा थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। इसलिए क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर बहुत बढ़ जाएगी ना, तो व्यक्ति डायबिटीज का भी शिकार हो सकता है। ध्यान रखिए, व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज भी आ जाएगी, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। ये हार्मोन और भी बहुत सारे काम करने के लिए जाना जाता है। सपोज कीजिए हमारे शरीर के किसी भी सेल के अंदर ना लाइसोसोम की एक्टिविटी को बिल्कुल रोक सकता है। जरा सोचिए, लाइसोसोम को आप किस रूप में जानते हो? लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हो, है ना, सुसाइडल बैग भी आप कहते हो, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसे आप कहते हो, स्टोर रहते हैं, और अगर लाइसोसोम फट जाए तो सेल की मौत तक हो सकती है। यही है ना? तो ये क्या करना जानता है? ये लाइसोसोम की एक्टिविटी को भी बहुत हद तक रिड्यूस करना जानता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को कहीं पर इन्फ्लामेशन हो, कहीं पर फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो क्या उस इन्फ्लामेटरी एरिया में जहां पर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह सूजन देखने को मिल रहे हैं, क्या वहां पर लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ी हुई है? बिल्कुल बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रोफिल काम कर रहे होंगे। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, WBC के फंक्शन को याद कीजिए, न्यूट्रोफिल के फंक्शन को याद कीजिए। जब भी कहीं पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती थी, माइक्रोब्स का हमला होता था, तो न्यूट्रोफिल जाकर उससे लड़ते थे, और लड़ने की वजह से कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो जाते थे, एब्सेस, फोड़े वगैरह वहां पर देखने को मिलते थे। वैसे ही जो एलर्जिक कंडीशन, तो ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन, वैसे ही एलर्जिक कंडीशंस भी होते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, जो सर्दी है, छींक आना है ना, स्किन पर किसी तरीके से रैशेज आ जाना, चकती हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं एलर्जी के ना। ये एलर्जी के भी अगेंस्ट, यानी कि जहां अगर शरीर में कहीं पर इन्फ्लामेशन है उसके अगेंस्ट भी लड़ना जानता है, और अगर शरीर में कहीं पर एलर्जिक लक्षण है ना, उसके अगेंस्ट भी हार्मोन लड़ना जानता है, क्योंकि लाइसोसोम की एक्टिविटी को रोक देगा ये। और ध्यान रखिए, जब भी लाइसोसोम की एक्टिविटी रुकेगी तो एलर्जी के जो लक्षण होंगे या इन्फ्लामेशन के जो लक्षण होंगे ना, वो अपने आप सबसाइड करने लगते हैं, अपने आप वो खत्म होने लगते हैं, दबने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन लक्षण दबने लगते हैं। नतीजा, व्यक्ति अपने आप को भला चंगा समझने लगता है। यानी क्या इस हार्मोन के एक्शन में एक लाइन हम लोग ये जोड़ सकते हैं कि हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है? बिल्कुल, क्योंकि जो भी लक्षण शरीर में, जो भी बीमारी के लक्षण होते हैं, चाहे एलर्जिक लक्षण आप नजर आते हो या इन्फ्लामेटरी कहीं पे भी लक्षण नजर आते हो ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी खास चीज के इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स होने की वजह से ही शो होते हैं। और नतीजा इसने क्या किया, इम्यून सिस्टम को कुछ हद तक सप्रेस कर दिया, और सप्रेस करने की वजह से व्यक्ति में जो एलर्जिक लक्षण होते हैं या जो इन्फ्लामेटरी जो लक्षण नजर आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा बीमारी ठीक हो रही, लेकिन व्यक्ति को अच्छा जरूर महसूस होने लगता है, क्योंकि बीमारी बढ़ नहीं रही होती है, कुछ हद तक दबता है, वो सप्रेस कर रहा है, ट्रीट नहीं कर रहा, सप्रेस कर रहा, लेकिन फिर भी आराम तो हो रहा है व्यक्ति को। और इसी वजह से जब एलर्जिक कंडीशंस होते हैं या इन्फ्लामेटरी कहीं ना कहीं कुछ वजह होते हैं ना, तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इमरजेंसी के तौर पर ही सही, लेकिन फिर से इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वापस इसके जो बुरे प्रभाव हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि शुगर की मात्रा व्यक्ति के ब्लड में बढ़ा देगा और व्यक्ति फिर से डायबिटीज का शिकार भी हो सकता है। और यही नहीं, इस हार्मोन के बारे में मैंने एक लाइन और भी आपको पहले बताया होगा, जब हम लोग थायराइड हार्मोन्स पढ़ते थे, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन भी आरबीसी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन क्या करता था, वो आरबीसी के प्रोडक्शन को कमाता था। और ये वाला हार्मोन भी आरबीसी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो थायराइड हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन कमाएगा, और ये वाला हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस दैट मींस आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो नतीजा, ना कमेगा ना बहुत बढ़ेगा, क्या हासिल होगा, बैलेंस। तो देखिए एनसीईआरटी में थायराइड हार्मोन्स में भी लिखा था सपोर्ट्स आरबीसी प्रोडक्शन, और यहां पर भी देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको, इट सपोर्ट्स आरबीसी प्रोडक्शन, तो यहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो इस हार्मोन के फंक्शंस जो है ना, काफी महत्वपूर्ण आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, है ना।
ओवरऑल आपको फंक्शंस क्या है, काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहे होंगे। मैं क्विक रिकैप तेजी से करता हूं, क्या क्या मेन पॉइंट थे। इसने लीवर के सेल्स के ऊपर काम किया, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाया। इसने लाइपोलाइसिस करवाया, ये बनवाया, प्रोटीओलाइसिस करवाया, ये बनवाया, है ना, और जो भी इन प्रोडक्ट थे उसे वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट किया। इसका सबसे मुख्य एम है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाना चाहिए, और सेल, शरीर का कोई भी सेल अभी अगर अमीनो एसिड मांगेगा तो उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि अमीनो एसिड का इस्तेमाल वो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए करेगा, ना कि सेल की मदद करने के लिए करेगा। इसके एक्शन को आप एंटी इंफ्लामेटरी कह सकते हो, इसके एक्शन को आप एंटी एलर्जिक कह सकते हो, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की क्षमता रखता है, हार्ट के फंक्शन को, ब्लड वेसल के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। खासकर क्या करता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, नतीजा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ब्लड लॉस नहीं होने देगा, और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो ये इसके काफी महत्वपूर्ण फीचर थे, और इस तरीके से हार्मोन भी आपका समाप्त हुआ, है ना। तो ये हार्मोन कहां से आ रहा था, तो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स के इस बीच वाले हिस्से से आ रहा था। देखिए खुद इसकी साइज देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यही है 50%। इस हिस्से को हम लोग कहा करते थे जो नाम फेसिकुलाटा, और हार्मोन का नाम था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। लगभग इस हार्मोन को मैंने फिनिश कर लिया, लेकिन थोड़ा सा क्या बाकी रह गया। आप तो जानते हो किसी भी हार्मोन के आखिरी में हम लोग को हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन पढ़ने होते हैं, तो बस अब हम लोग हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हाइपोसिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन क्या, कैसे सोचते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। कल देखिए मैंने आपको हिंट दिया था, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था। मैंने कल आपको बताया होगा कि बाहर का जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन कम जाते हैं। देखिए आज भी मैंने थोड़ा सा रिकैप किया कि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन कम जाते हैं तो बीमारी का नाम क्या था तो देखिए बीमारी का नाम था एडिसन्स डिजीज। लेकिन देखिए कल मैंने आपको हिंट दे दिया था कि एडिसन्स डिजीज का मतलब सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कमना नहीं होता है, बल्कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कमने की वजह से भी जो फीचर आएंगे उसे भी आप जोड़ देंगे, तब उस बीमारी का नाम होता है एडिसन्स डिजीज। यानी कि इस हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डिफिशियंसी से, इसके हाइपोसिक्रेशन से जो बीमारी हो रही है उसका नाम अभी भी क्या रखेंगे, उसका नाम अभी भी हम लोग एडिसन्स डिजीज ही रखेंगे, बस उसमें एक फीचर और जोड़ देंगे। कल जितने फीचर एडिसन्स डिजीज बताए गए थे उसमें, कल जितने फीचर्स एडिसन्स डिजीज बताए गए थे वो सिर्फ इसकी कमी वाले फीचर्स थे, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं उसमें इसकी कमी वाले फीचर भी एक लाइन में जोड़ देते हैं, और तब जाके इसका नाम पड़ेगा एडिसन्स डिजीज। तो जरा सोचिए इसकी कमी से क्या फीचर होगा, ज्यादा से ज्यादा यही फीचर ना होगा। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज अगर नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति को कुछ वीकनेस, कमजोरी नजर आ सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, बस। तो कल जो भी एडिसन्स डिजीज के फीचर थे उन फीचर में बस आप एक नए लाइन को यहां पर जोड़ दो, बस वो लाइन यही है कि व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने की वजह से व्यक्ति को वीकनेस, फटीग, थकावट महसूस होगी, और टुगेदर कॉल्ड, इसी बीमारी को एक साथ अगर एक नाम देना होगा, टुगेदर कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। तो देखिए फिर से मैंने आपको हिंट दे दिया इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ना। तो जिस हार्मोन को हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्टिसोल, इसके हाइपोसिक्रेशन से कौन सी बीमारी होती है, तो नाम अभी भी क्या होगा, नाम अभी भी होगा सेम, अभी भी नाम क्या लिखेंगे, अभी भी लिखेंगे एडिसन्स डिजीज। देखिए कितना आसान रहा, है ना, कितना आसान रहा। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कमने से ही एडिसन्स डिजीज होता है ये कहता है। एनसीईआरटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कमने से एडिसन्स डिजीज होता है ये नहीं कहता। ये एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी गलती है। तो एडिसन्स डिजीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर दोनों की कमी होगी तब बीमारी का नाम होता है एडिसन्स डिजीज। चलिए जो भी है आप एनसीईआरटी पर नजर अच्छे से बनाए रखेंगे। और अब हम लोग हाइपोसिक्रेशन के बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाइपर सिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन खत्म, अब हम लोग आते हैं हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन लीड्स टू, हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन की वजह से एक नई बीमारी हो जाएगी, बीमारी का नाम होगा कुशिंग सिंड्रोम। तो पहले मैं बीमारी का नाम लिखता हूं, लीड्स टू, लीड्स टू क्या होगा, तो लीड्स टू कुशिंग, लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम। लीड्स टू स्पेलिंग में अच्छे से लिख देता हूं, है ना, अदरवाइज मेरे पास कई सारे चिट्ठियां आ जाएंगी आपकी तरफ से। कुशिंग सिंड्रोम, CUSHING, कुशिंग सिंड्रोम, है ना। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से बीमारी होगी कुशिंग सिंड्रोम। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए अगर हार्मोन ज्यादा आएगा, जिस हार्मोन को हम लोग पढ़ रहे थे, अगर वो हार्मोन ज्यादा आएगा तो क्या करेगा, सिंपल सा सेंस है, हार्मोन ज्यादा आएगा तो कुछ ज्यादा काम करेगा। ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा। ज्यादा काम करेगा तो इस घटनाक्रम को ज्यादा करेगा, ये भी घटना ज्यादा होगी, ये भी घटना ज्यादा होगी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा।
तो क्या लग रहा है, अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में आएगा तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि शरीर में ग्लाइकोजन की बहुत कमी होने लगेगी? होगी। क्या शरीर में लिपिड की बहुत कमी होने लगेगी? होगी। क्या शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी होने लगेगी? बिल्कुल होगी। क्या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि व्यक्ति को डायबिटीज भी हो गई और संग संग व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो कि स्टोर थे वो बहुत ज्यादा खर्च हो गए होंगे। और जस्ट इमेजिन व्यक्ति के शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो शरीर तो सिकुड़ जाना चाहिए था, शरीर तो सूख जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे शरीर में तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ही स्टोर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके व्यक्ति का शरीर सूखा हुआ नजर नहीं आएगा। और जिस तरीके से सोफे का फोम होता है, कुशन है ना, वैसे ही कुशन के समान स्किन में एक सूजन महसूस होगी और इसी बीमारी को कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। फिर से मैं एक बार तेजी से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेगा। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा? तो हाइपर सिक्रेशन से सारी घटनाएं बढ़ जाएंगी। ये घटना बहुत होने लगेगा, ये बहुत होगा, ये बहुत होगा, ये घटनाएं बहुत होंगी। तो पहला तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा। दूसरा, व्यक्ति के शरीर में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन, उसकी मात्रा बहुत कम जाएगी। और तीसरा, अति मुख्य चीज, कितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की मात्रा कम क्यों ना जाए, बावजूद इसके व्यक्ति के शरीर में एक आर्टिफिशियल सी कुशन लाइक एक स्वेलिंग महसूस होगी, है ना, एक अजीब सी सूजन महसूस होगी। और इसी बीमारी का नाम पड़ता है कुशिंग सिंड्रोम। तो देखिए मैंने लिख कर रखा है लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम। बस आपके जो क्लास का जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस का जो स्तर है ना, वो इतना ही तक है, ये आखिरी हद है, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जितना बोला गया बस उतना आप दिमाग में रखो, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन नाम से ही आपको लगता होगा कि क्या है ये सिंड्रोम है, यानी कि कोई साधारण सी बीमारी तो ये कतई नहीं है, क्योंकि सिंड्रोम नाम में जुड़ा हुआ है। तो ये सभी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। मेडिकल साइंस में ऐसी बीमारी को पढ़ने में लगभग 2-2 घंटे का वक्त लग जाता है ना। तो जितने आसानी से यहाँ पर हम लोग 1 मिनट में, आधे मिनट में फिनिश कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। 2-2 घंटे की काफी बड़ी बड़ी ये सब बीमारियां हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपके सिलेबस के लिए इट इज मोर देन इनफ। तो कितने भी कार्बोहाइड्रेट कम जाए, शरीर में प्रोटीन कम जाएंगे, फैट कम जाएंगे, व्यक्ति डायबिटीज हो जाएगा, बावजूद उसके शरीर में कुशन लाइक स्वेलिंग होगी, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। मैं देख पा रहा हूं कुछ ऐसे ऐसे लाइंस यहां पर मुझे आ रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, या तो उसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना, तो बेवजह वहां पर क्वेश्चन अभी खींच कर कोई फायदा नहीं है। जब आ जाएगा, जैसे तनवीर आप क्वेश्चन पूछे हार्मोन्स ऑफ फाइट फ्लाइट किसे कहते हैं, अभी जब वहां पहुंचे नहीं तो बेवजह आप ऐसे क्वेश्चन को क्यों अभी फिलहाल पूछने की कोशिश करो, है ना। कल मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था, और जब आएगा तो खुद ब खुद आप सुन लेंगे, है ना। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि हाइपोसिक्रेशन के नीचे क्या लिखे हैं। तो अब देखिए क्या यहाँ पर लोग नोट्स बनाने बैठे हैं। जब आपको पीडीएफ बाद में प्रोवाइड किया ही जाएगा, तो ऐसे चीजों को क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछकर आप बेवजह मेरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो ऐसे चीजों से आप लोग को बचना होगा, सुनने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। राजा कुमार आपने कहा प्लीज रिपीट नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे ये नहीं पता कहां से रिपीट करना चाहिए, लेकिन मैं बस थोड़ा सा इसको आपकी वजह से रिपीट कर देता हूं। तो मैंने कहा कि अगर इस हार्मोन ज्यादा मात्रा में आएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, व्यक्ति टेम्पोरली अगर देखा जाए तो डायबिटीज का शिकार हो जाएगा, और शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा कमने के बावजूद व्यक्ति के स्किन में क्या होंगे या शरीर में क्या होंगे, एक आर्टिफिशियल, एक टेम्पोररी टाइप की एक स्वेलिंग बन जाएगी, और स्वेलिंग की वजह से इस बीमारी का नाम पड़ता है कुशिंग सिंड्रोम। तो देखिए मैंने थोड़ा सा रिकैप भी कर दिया, है ना। अब चलिए अगले नाम पर आते हैं। अब हम लोग सीधे अगले हार्मोन पर जंप करते हैं। अगला कहां पर आएंगे हम लोग? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समाप्त किया? हम लोगों ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड कल ही समाप्त कर लिया था, हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जस्ट अभी समाप्त किया है, और हम लोग कहां पर जाएंगे? इस जोना रेटिकुलारिस नाम के पोर्शन पर आएंगे। और जोना रेटिकुलारिस से यहां से भी मिक्सचर ऑफ हार्मोन आते हैं, नाम होता है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तो अब हम लोग गोनाडोकॉर्टिकॉइड पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कल ही लिख दिया था कि गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स चाहे मेल हो या फीमेल, दो नाम क्या आते हैं। तो देखिए मैंने लिखा था गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में जो दो नाम क्या क्या आते हैं, एक नाम लिखा गया एंडोस्ट्रोन, दूसरा नाम लिखा गया है बीटा एस्ट्रोडियोल। चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में ही एंडोस्ट्रोन भी आते हैं और बीटा एस्ट्रोडियोल भी आते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शन उसका चेंज रहता है। मेल में एंडोस्ट्रोन की मात्रा ज्यादा होती है, बीटा एस्ट्रोडियोल की मात्रा कम होती है, और फीमेल में बीटा एस्ट्रोडियोल की मात्रा ज्यादा होगी और एंडोस्ट्रोन की मात्रा कम होती है। यही है ना। तो चलिए अब हम लोग गोनाडोकॉर्टिकॉइड मतलब एंडोस्ट्रोन, बीटा एस्ट्रोडियोल को लेकर अगले स्लाइड पर चलते हैं, जिससे इसको फर्दर डिटेलिंग कर सकें। तो यहां पर हेडिंग हो गई ये सॉरी, हाँ ठीक ही है, एंडोस्टेरोन।
एंड्रोस्टेरॉन लिखना ठीक नहीं है, मुझे गोनाडोकॉर्टिकॉइड लिखना चाहिए हेडिंग में, है ना। गोनाडोकॉर्टिकॉइड मैं लिख दे रहा हूं पहले, तो हेडिंग में मुझे लिखना चाहिए गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन ऑलरेडी आपको मेंशन मैंने कर दिया मेल और फीमेल में रेशियो क्या है, तो मैं फिर भी लिख देता हूं, शायद किसी को दिक्कत होती हो। तो मेल में क्या होगा, जो एंड्रोस्टेरॉन है, एंड्रोस्टेरॉन इसकी मात्रा क्या होगी, हाई, और बीटा एस्ट्राडियोल जो है, बीटा एस्ट्राडियोल है इस नाम का जो हार्मोन, इसकी मात्रा क्या है, कम। और ठीक उल्टा फीमेल में ठीक उल्टा देखने को मिलेगा। तो चलिए फीमेल में लिख लेते हैं। फीमेल में क्या होगा, एंड्रोस्टेरॉन की मात्रा होगी कम, तो मैं लिख रहा हूं एंड्रोस्टेरॉन इसकी मात्रा होगी कम, है ना, एंड्रोस्टेरॉन इसकी मात्रा होगी कम। और ठीक उल्टा बीटा एस्ट्राडियोल, है ना, बीटा एस्ट्राडियोल इस हार्मोन की मात्रा होगी ज्यादा, इस हार्मोन की मात्रा होगी ज्यादा। अब चलिए सुनते हैं क्या करता है, सीधे आते हैं फंक्शन पर। देखिए मेल के जो टेस्टिस हैं या फीमेल में जो ओवरी हैं, थोड़ी देर बाद अगले क्लास में या हो सकता है आज ही क्लास में लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाए, जो भी है। तो मेल के जो टेस्टिस हैं या फीमेल के जो ओवरी है ना, ये मेल और फीमेल के हार्मोन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुख्यतः कब बनाते हैं, प्यूबर्टी के बाद बनाते हैं। जरा सोचिए, प्यूबर्टी तो 12 से 14 साल की उम्र को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो मेल में टेस्टिस से जो भी हार्मोन्स आएंगे वो प्यूबर्टी के बाद आएंगे, वैसे ही फीमेल्स में ओवरी से जो भी हार्मोन्स आएंगे वो प्यूबर्टी के बाद आएंगे। और ये जो हार्मोन्स प्यूबर्टी के बाद आते हैं ना, ये मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी तय करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब पहचान को तय करते हैं कि एक मेल मेल जैसा दिखता है या फीमेल फीमेल जैसी दिखती है, तो उसके पीछे यही टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। सिंपल, मेरे लाइन को ध्यान से सुनिएगा। तो मेल में टेस्टिस से जो भी हार्मोन आते हैं या मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं प्यूबर्टी के बाद, वैसे ही फीमेल में ओवरी से जो हार्मोन्स आते हैं वो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, वो भी कब, प्यूबर्टी के बाद। नतीजा मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड उनके पहचान दिखने लगते हैं। लेकिन क्या, सिंपल तरीके से सोचिए, क्या प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल को हम लोग नहीं पहचान पाते क्या? जरा सोचिए, कॉमन सेंस से पहचान लेते हैं। वो अलग बात है कि प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस से हार्मोन आएंगे जो मेल के फीचर्स बनाएंगे, प्यूबर्टी के बाद फीमेल में ओवरी से हार्मोन्स आएंगे जो फीमेल के फीचर्स बनाएंगे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल को नहीं पहचान रहे हम लोग? बिल्कुल पहचान रहे हैं। तो कैसे पहचान रहे हैं? इन्हीं हार्मोन्स की बदौलत। तो मेल में क्या कॉम्बिनेशन है, मेल में इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम, और ठीक उल्टा फीमेल में क्या कॉम्बिनेशन है, तो एंड्रोस्टेरॉन की मात्रा कम है और बीटा एस्ट्राडियोल की मात्रा ज्यादा। और ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को तय करते हैं। यानी मेल में एंड्रोस्टेरॉन की वजह से मेल लाइक फीचर्स आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, और फीमेल्स में बीटा एस्ट्राडियोल की वजह से फीमेल लाइक फीचर्स अपीयर होने लगते हैं। सिंपल, फिनिश हो गया। इस हार्मोन बस इतना ही कहना है। अब सीधे डिसऑर्डर पर आते हैं। तो इस हार्मोन में तेजी से क्विक रिकैप करता हूं। तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है? गोनाडोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन ये है कि मेल हो या फीमेल, प्यूबर्टी से पहले अगर मेल में मेल लाइक फीचर है तो एंड्रोस्टेरॉन की वजह से, और प्यूबर्टी से पहले अगर फीमेल में फीमेल लाइक फीचर्स हैं तो बीटा एस्ट्राडियोल की वजह से। और हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं? तो हार्मोन्स जोना रेटिकुलारिस पोर्शन से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? तो एडिनल कॉर्टेक्स के सबसे अंदरूनी हिस्से से आते हैं, जिस हिस्से का नाम था जोना रेटिकुलारिस। और तभी तो इन हार्मोन्स को मिला के क्या कह रहे हैं हम लोग? गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कह रहे हैं। फिनिश्ड हो गया। अब सीधे आते हैं हम लोग डिसऑर्डर, सीधे डिसऑर्डर को ले लेते हैं। सीधे आते हैं हम लोग डिसऑर्डर, बीमारी की तरफ आते हैं। सोचते हैं बीमारी बहुत आसानी से, तो ये तो नॉर्मल चीज है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश मेल में फीमेल वाले हार्मोन्स बढ़ जाएं, यानी बीटा एस्ट्राडियोल बढ़ जाए, और फीमेल में मेल वाले हार्मोन बढ़ जाएं? क्या पॉसिबल है? हो सकता है, क्योंकि पाने के लिए तो दोनों, क्योंकि होने के लिए तो दोनों में दोनों ही हार्मोन्स होते हैं। मेल में भी दोनों हार्मोन्स है, फीमेल में दोनों हार्मोन्स है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हो क्या सकता है? डिजीज, डिजीज मतलब एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी मतलब हो सकता है प्रोपोर्शन अपोजिट हो जाए। हो सकता है कि मेल में एंड्रोस्टेरॉन की जगह बीटा एस्ट्राडियोल हाई हो जाए और फीमेल में बीटा एस्ट्राडियोल की जगह एंड्रोस्टेरॉन हाई हो जाए। तो क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में मेल में फीमेल लाइक फीचर्स अपीयर होने लगेंगे और फीमेल में मेल लाइक फीचर्स भी अपीयर होने लगेंगे। लेकिन आखिर क्या अपीयर होगा? एक एक लाइन बस जवाब, एक एक लाइन बस पूछेगा, एक एक लाइन जवाब देना है। तो मेल में कौन सा फीमेल लाइक फीचर आने लगेगा? तो मेल में फीमेल की तरह मैमरी ग्लैंड डेवलप होने लगेंगे, और इस बीमारी को कहते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया। और ठीक उल्टा फीमेल में मेल के समान फेशियल हेयर से अपीयर होने लगेंगे, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं हाइरुसिटिज्म। डिसऑर्डर पर आ गए, तो चलिए लिख देते हैं इन मेल्स। इन मेल्स क्या होगा? इन मेल्स अगर प्रोपोर्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? मैमरी ग्लैंड इनलार्जेस, मैमरी ग्लैंड इनलार्जेस,
है ना, इनलार्जेस, मेमोरी ग्लैंड इनलार्जेस। इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया। वैसे ही फीमेल में क्या होगा, इन फीमेल्स, चल इधर लिख देते हैं, तो इन फीमेल्स क्या होगा, फीमेल्स में क्या होगा, मेल की तरह फेशियल हेयर्स अपीयर होने लगेंगे, तो लिख देते हैं अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स, अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स के लिए एक वर्ड होता है हाइड्रोसिटिज्म, तो लिख देते हैं उसके नीचे ब्रैकेट में, इसके हम लोग कहते हैं HIRUSITISM, इसे हम लोग हाइड्रोसिटिज्म भी कहते हैं। तो देखिए, मेल में फीमेल लाइक फीचर्स गायनेकोमास्टिया दिखने लगेगा, फीमेल में मेल लाइक फीचर्स हाइड्रोसिटिज्म दिखने लगेगा, लेकिन एक साथ कुछ तो नाम देंगे। हालांकि मेल में उसको हम लोग ये नाम दे रहे हैं गायनेकोमास्टिया, फीमेल में ये फीचर होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोसिटिज्म नाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मिलाकर कुछ तो एक कॉमन शब्द होता होगा। तो देखिए, मैं बीच में लिख दे रहा हूं टुगेदर कॉल्ड, बीच में मैं लिख दे रहा हूं, यानी गायनेकोमास्टिया और हाइड्रोसिटिज्म को मिलाकर अगर एक कॉमन वर्ड देना होगा तो टुगेदर कॉल्ड लिख देते हैं पहले, टुगेदर कॉल्ड एड्रिनल वायरलिज्म। एक साथ मिलाकर अगर एक नाम देना होगा तो कहेंगे एड्रिनल वायरलिज्म, टुगेदर कॉल्ड एड्रिनल वायरलिज्म। और एड्रिनल वायरलिज्म को हम लोग स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म भी कहते हैं, स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म भी कहते हैं। इस कॉमन वर्ड को भी याद रखने का। तो मेल में जो फीमेल लाइक फीचर्स गायनेकोमास्टिया हो गए या फीमेल में जो मेल लाइक फीचर्स हाइड्रोसिटिज्म हो गए, मिलाकर एक कॉमन वर्ड देंगे तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल वायरलिज्म, या उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म। आखिर स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं? अब जरा सोचिए, भले मेल में फीमेल लाइक फीचर्स अपीयर हो गए हों या मेल या फीमेल में मेल लाइक फीचर्स अपीयर हो गए हों, लेकिन क्या ये परमानेंट फीचर हैं? नहीं, परमानेंट फीचर नहीं है, ये टेम्पोररी फीचर हैं। क्यों? कब तक रहेंगे? तब तक रहेंगे जब तक ये हार्मोनल इंबैलेंस रहेगा, तब तक रहेंगे जब तक हार्मोनल इंबैलेंस रहेगा। और जैसे ही हार्मोनल बैलेंस किसी भी तरीके से, या हम लोग किसी दवा की मदद से या किसी भी तरीके से अगर वापस हार्मोनल बैलेंस ला दें, तो ये जो अपोजिट फीचर्स अपीयर हो गए यहां पर या यहां पर, वापस क्या होंगे? वापस ठीक हो जाएंगे। क्योंकि तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हुआ है ना, जिसे ज्यादा रहना चाहिए था वो कम गया होगा, या जिसे यहां पर कम रहना चाहिए था वो ज्यादा हो गया था, इस वजह से ऐसी बीमारियां हो गई। यानी इसका इलाज के लिए क्या करना होगा? हम लोग को वापस हार्मोनल बैलेंस लाना होगा। और जैसे ही हार्मोनल बैलेंस लाना होगा, मेल में जो गायनेकोमास्टिया जैसे फीचर आ गए हैं वो शायद रिवर्स कर जाएं, वैसे ही फीमेल में जो हाइड्रोसिटिज्म जैसे फीचर्स आ गए हैं ये भी शायद रिवर्स कर जाएं, और पेशेंट फिर से क्या होगा? ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से दोनों को मिलाकर हम लोग कह रहे हैं स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म। मतलब क्या होता है? देखिए, हर्मैफ्रोडाइट किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति में अगर मेल और फीमेल दोनों को फीचर दिखे तो उसे हम लोग कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। लेकिन ये चाहे इधर हर्मैफ्रोडाइट वाले फीचर दिखने लगे हों या इधर हर्मैफ्रोडाइट वाले फीचर दिखने लगे हों, लेकिन क्या ये ट्रू फीचर है? क्या लड़का लड़की में कन्वर्ट हो गया या लड़की लड़का में कन्वर्ट हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये एक फॉल्स चीज है, एक फॉल्स क्रिएशन है, तात्कालिक प्रभाव में देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वापस ये ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए आगे लिखा हुआ है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि हर्मैफ्रोडाइट के कंडीशन भले आपको देखने को मिल रहे हैं इधर भी या इधर भी, लेकिन वो क्या है? एक फॉल्स कंडीशन है। ऐसा नहीं कि फीमेल मेल में कन्वर्ट हो गए या मेल फीमेल में कन्वर्ट हो गए, वो अपनी जगह है, सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो रहा है। जिस दिन वो ठीक हो जाएंगे सारी परिस्थितियां वापस नॉर्मल हो जाएंगी। फिनिश हो गया, इसमें और कुछ बोलने लायक नहीं है। तो दोनों बीमारियों को, चाहे गायनेकोमास्टिया हो या हाइड्रोसिटिज्म हो, मिलाकर एक साथ कहेंगे एड्रिनल वायरलिज्म। इसी को हम लोग स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समाप्त किया? अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम लोगों ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को समाप्त कर दिया है ना। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा था, इस बाहरी हिस्से को हम लोग कहते थे कॉर्टेक्स, जिसके 3 हिस्से थे, ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलारिस। इसको हमने समाप्त कर लिया। अब हम सीधे जंप करते हैं कहां पर? एड्रिनल मेडुला पर, जो कि अंदरूनी 20% हिस्सा है। तो चलिए काम करते हैं, इसने एड्रिनल मेडुला को हम लोग लेकर अगले पेज में चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बोलना है ना। तो एड्रिनल मेडुला को इमेजिन कीजिए, मैंने यहां से निकाला और लेकर इसे हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। मुझे सेव कर लेना चाहिए, लग रहा है कि हैंग कर गया है। ठीक है, चलिए सेव हो गया। तो एड्रिनल मेडुला को लेकर हम लोग अगले पेज पर आते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
ऐसा ही दिख रहा था, ऐसा ही पोर्शन था, इसी पोर्शन को हम लोग कह रहे थे हम लोग एडिनल मेडुला, है ना। तो अगला पोर्शन आ गया कि एडिनल मेडुला के अंदर आखिर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि एडिनल मेडुला के अंदर जो सेल है उस सेल को क्या कहते हैं। तो एडिनल मेडुला के अंदर जो मौजूद सेल है उन सेल को हम लोग क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहां पर लेबलिंग मैं करता हूं, यहां पर मैं देखिए एरो देकर लिख रहा हूं, इट हैज, एरिया ग्लैंड का नाम क्या है, अभी ग्लैंड का नाम है एडिनल मेडुला। तो पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, एडिनल मेडुला देख रहे हैं हम लोग। लेकिन एडिनल मेडुला के अंदर क्या है, इसके अंदर इट हैज क्रोमाफिन सेल्स, इट हैज क्रोमाफिन सेल्स। इसके अंदर क्या है, तो क्रोमाफिन सेल्स हैं। और ध्यान रखिएगा, यही जो क्रोमाफिन सेल हैं ये दो तरीके के हार्मोन निकालते हैं। तो इसके अंदर जो क्रोमाफिन सेल है वो क्या करते हैं, दो तरीके के हार्मोन आते हैं। तो देखिए दोनों का नाम लिखने जा रहे हैं। पहला जो हार्मोन है उसका नाम होता है एड्रीनालिन, एड्रीनालिन। इसी को हम लोग इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इपिनेफ्रिन कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन सेम सेल है, दूसरा जो हार्मोन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बस दोनों नाम के आगे नॉर जोड़ देना है, तो उस हार्मोन का नाम हो जाएगा नॉर एड्रीनालिन। और नॉर एड्रीनालिन को हम लोग नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछेगा, यानी क्रोमाफिन, इसके अंदर के सेल का नाम तो क्रोमाफिन सेल, उसने दो हार्मोन तो निकाला, दोनों का नाम लिख लिए। परसेंटेज पूछेगा कि किस हार्मोन की मात्रा कितनी है। तो जो एडिनालिन यानी इपिनेफ्रिन है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ये लगभग 80% के आसपास होंगे। तो पक्का है नॉर एडिनालिन यानी नॉर इपिनेफ्रिन कितने मात्रा में होंगे, ये सिर्फ 20% के आसपास ही होंगे। हालांकि कल मैंने आपको हिंट दे दिया था, दोनों हार्मोन्स को मिलाकर एक कॉमन शब्द देना होगा तो क्या कहते थे, हम लोग कहते थे टुगेदर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। कल मैंने आपको समझाया था, क्योंकि दोनों ही हार्मोन्स कैटेकोल नाम के केमिकल से बने हैं और नेचर में एमीन है, इसलिए मिलाकर कहते हैं हम लोग कैटेकोलामाइंस। तो चलिए वहां पर फिर से उसको लिख ही देते हैं। तो टुगेदर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, टुगेदर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। यहां तक आ गए हम लोग। लेकिन क्या सिर्फ कैटेकोलामाइंस कहते हैं कि और भी कहते हैं, एक और नाम है इसको हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। एक और नाम दे रहे हैं, और सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन, सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन भी इसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब नाम को फिर से अब आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला तो मैंने आपको कह दिया कि कैटेकोलामाइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों ही कैटेकोल नाम के केमिकल से बने होंगे, नेचर में एमीन्स होंगे, इसलिए आप मिलाकर कैटेकोलामाइंस कहते हो। लेकिन अब अगला सवाल उठता है कि इसको सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं। बहुत ही आसान है, मैंने कल भी आपको हिंट दे दिया था कि एडिनल ग्लैंड का जो अंदरूनी हिस्सा है जिसको आप एडिनल मेडुला कहते हो, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। कल भी मैंने आपको हिंट दिया था, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और यहां से निकलने वाला हार्मोन जिसको एडिनालिन नॉर एडिनालिन कहते हैं ना, इसके बीच में जबरदस्त संबंध है, जबरदस्त संबंध है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा याद दिलाना है। पहला तो मैं आपको कह रहा हूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा यह कंट्रोल होता है। नतीजा यहां से दो तरीके के हार्मोन आते हैं, और यही दोनों हार्मोन उसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या भरे रहते थे, याद कीजिए, प्रीवियस चैप्टर को याद कीजिए। मैंने कहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन के बाद के सबसे लंबे हिस्से में, जिसको हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कहा करते थे, उसमें यही एडिनालिन और नॉर एडिनालिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर पाया जाता था। सोच के देखिए, प्रीवियस चैप्टर में याद मैं दिला रहा हूं आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित हुआ, नतीजा यहां से दो हार्मोन आए, और यही दोनों हार्मोन उसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस रूप में भर गए हैं, गैंग्लियन के बाद के सबसे बड़े हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भरे हुए हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त संबंध है, यानी जिस नर्वस सिस्टम के द्वारा ये हार्मोन निकलते हैं, यही हार्मोन उसी नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर पाए जाते हैं। और होता क्या है ना कि जो दोनों हार्मोन्स हैं, इन दोनों हार्मोन्स का जो फंक्शन है ना, एग्जैक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन है। प्रीवियस चैप्टर को याद कीजिए, मैंने भालू की पूरी कहानी आपको सुना दी थी। भालू की जो पूरी कहानी सुना दी थी, उस भालू की पूरी कहानी में उस व्यक्ति के साथ, भालू जब उस एक व्यक्ति को दौड़ा रहा था, तो उस व्यक्ति के शरीर में जो भी घटनाएं घटी थी वो कौन कराता था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन क्यों करवाता था, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ था, एडिनालिन, जिसको आप इपिनेफ्रिन भी कहते हो। यानी कि एडिनालिन यानी इपिनेफ्रिन का फंक्शन सेम टू सेम वही होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है।
तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन का फंक्शन सेम टू सेम है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करता है, क्योंकि फंक्शन तो सेम है। यानी ये जो हार्मोन है ये किसकी नकल कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करता है। और नकल के लिए एक वर्ड होता है माइम, MIME, माइम। नकल करता है, कॉपी करता है, इसको हम लोग कहते हैं माइम। तो देखिए नाम में माइम, देखिए इसलिए कह रहे हैं सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन, क्योंकि जो हार्मोन्स है किसकी नकल करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करते हैं। इसलिए हार्मोन का नाम ही है, देखिए सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन। नाम में ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी लिखा हुआ है और माइम भी लिखा हुआ है। यानी एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन का फंक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस व्यक्ति में कराता था भालू जैसे इमरजेंसी आने की परिस्थितियां में, वो सारे फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए भी सही थे और वही सारे फंक्शन एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन के लिए भी सही हैं। खत्म हो गया। लेकिन अब आते हैं सेकंड नाम पर, नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन। नाम में आगे क्या जुड़ा हुआ है? नॉर। नॉर का मतलब होता है नॉर्मल, है ना। नाम में आगे क्या जुड़ा हुआ है? नॉर। नॉर का मतलब होता है नॉर्मल। यानी कि जब हम लोग का शरीर नॉर्मल परिस्थितियों में रहता है, जैसे अभी हम लोग का शरीर नॉर्मल परिस्थितियों में है, बिल्कुल मैं अभी यहां पर नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा रहा हूं, आप भी जहां पर बैठे हैं फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो हमारा शरीर क्या है? अभी हमारा शरीर इसके प्रभाव में है। अभी हमारा शरीर नॉर एड्रेनालिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव में है। लेकिन अगर अचानक से इमरजेंसी आ जाए, अचानक से इमरजेंसी आ जाए, जिसका आप जानते हैं फाइट, फ्लाइट और फियर, अचानक से आप जहां पर बैठे हैं आपको अपने घर में भाई बहन या दोस्त से मारा पीटी की नौबत आ जाए, फाइट। अचानक से आप, ऐसा हो ना हो, लेकिन अचानक से आप किसी झूले पर झूल रहे हो, अचानक से झूला खुल जाए और आप आसमान में फेंक दिए जाए, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट। प्लेन से आप नीचे गिर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट। अचानक से आप जहां बैठे हो या जहां पर आप जो भी काम कर रहे हो, दो चार सांप नाचते हुए चले आए, दिस इज कॉल्ड फियर। फाइट, फ्लाइट, फियर। यानी जब तक आप नॉर्मल कंडीशन में, आपका शरीर किसके प्रभाव में है? नॉर एड्रेनालिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव में है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आएगी, जैसे ही फाइट, फ्लाइट और फियर की कंडीशन आएगी, तो एड्रिनल मेडुला इस हार्मोन की जगह पर किसको निकालने लगेगा? एड्रेनालिन को निकालने लगेगा, एपिनेफ्रिन को निकालने लगेगा। और एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन सेम वही काम करता है जो नॉर एपिनेफ्रिन करता है, बस बढ़ा चढ़ा कर करता है, सिर्फ बढ़ा चढ़ा के। यानी कि नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का फंक्शन क्या है? बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये उन कामों को नॉर्मल स्तर पर करता है और सेम ये उन कामों को बढ़ा चढ़ा कर करता है, जिससे हम लोग इमरजेंसी से निपट सकें, है ना। तो देखिए, तो एग्जैक्टली फाइट, फ्लाइट या फियर हार्मोन यानी 3F हार्मोन किसको कहा जाना चाहिए? एग्जैक्टली एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन को कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल परिस्थितियों में मदद कर रहा है। इमरजेंसी परिस्थिति में तो एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन मदद करता है। लेकिन एनसीईआरटी फिर से देखिए एरर करता है। एनसीईआरटी ने दोनों को कह दिया है इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट, फियर। तो होना चाहिए था हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट, फियर, इमरजेंसी हार्मोन सिर्फ ये। लेकिन एनसीईआरटी ने दोनों को कह दिया मिलाकर कि ये फाइट, फ्लाइट, फियर, इमरजेंसी हार्मोन है। चलिए मान लिया, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली डायलॉग हमेशा याद रखिएगा, है ही सही, लेकिन एनसीईआरटी लिखा है तो हम लोग उसको डिनाई नहीं कर रहे। ठीक है, मान लेते हैं, पास करने से फिलहाल मतलब है, तुम भी बड़े हो, मान लिया, है ना। तो इस एंगल से सोचने का, तो नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है? जैसे एक दो मैं हिंट देता हूं, ये हार्ट रेट को नॉर्मल रेट तक बढ़ाकर रखता है, ये हार्ट रेट को एबनॉर्मल रेट तक बढ़ा सकता है। ये ब्रीदिंग की रेट को नॉर्मल रेट तक रखता है, ये ब्रीदिंग की रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। यानी फंक्शन दोनों के एग्जैक्टली हु सेम टू सेम है, बस ये नॉर्मल परिस्थिति में सब काम घटनाओं को अंजाम देता है। ये बस अंतर ये है कि ये नॉर्मल परिस्थिति में हम लोग को शरीर को मदद कर रहा है, ये इमरजेंसी परिस्थितियों में मदद करता है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाला है नहीं। तो बस अगर आपको ध्यान ना आता हो तो आप एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिपीट कर लेंगे, आपको एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन का फंक्शन दिख जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या शरीर में, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का कहीं पर जबरदस्त गठजोड़ देखने को मिलता है? देखो यही मिल रहा है ना, नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है और ये हार्मोन आते हैं और यही हार्मोन उस नर्वस सिस्टम के अंदर भरे हुए हैं। किस रूप में? तो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भरे हुए हैं। तो ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक जबरदस्त गठजोड़ यानी क्या कह सकते हैं, गठबंधन दिखाता है, बस सिंपल। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो एड्रिनल मेडुला आपका आंसर सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल मेडुला को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड नहीं कहते, बल्कि इसके बाहर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स था उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते थे। क्योंकि पहले भी कल मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर व्यक्ति के शरीर से आप बाहरी से एड्रिनल कॉर्टेक्स को काट के निकाल देंगे तो अचानक से जो 42 तरीके के हार्मोन्स लगभग निकलने बंद हो जाएंगे ना, तो व्यक्ति आधे घंटे भी सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी मौत हो जाएगी।
लेकिन अगर हम लोग मेडिनल मेडुला को काट के भी निकाल दे अगर किसी वजह से, तो क्या व्यक्ति की मौत होगी? जवाब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने एडिनल मेडुला को काट कर निकाल दिया, वहां से हार्मोन्स आने भले बंद हो गए होंगे, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो जारी है ना, क्योंकि सेम हार्मोन जो फंक्शन करता है, सेम फंक्शन तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी करता है, और वो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो अभी भी रह जाएगा, और नतीजा हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आपके शरीर में ये विचार यहां पर उठ रहा होगा कि अगर मैंने एडिनल मेडुला को काट दिया तो ये हार्मोन्स तो आने बंद हो गए, तो ये हार्मोन्स आने बंद हो गए, तो यही हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहां से चले आएंगे? तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के बनने के और भी स्रोत होते हैं, लेकिन वो आपके लेवल का बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए उधर बकवास बढ़ाना है मुझे नहीं है। तो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन के और भी अतिरिक्त स्रोत होते हैं, इस जगह के अलावा भी और भी जगह बनते हैं, ब्रेन में भी ये बनता है, और नतीजा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में मिलना मुश्किल काम नहीं होता। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, लेकिन फिर भी मैंने लगभग यहां आंसर दे दिया। देखिए, इसके साथ हम लोगों ने एडिनल ग्लैंड को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने एडिनल ग्लैंड के बाहरी हिस्से को समाप्त किया था, अभी देखिए हम लोगों ने इसके अंदरूनी हिस्से को भी समाप्त कर लिया। अब सीधे हम लोग जंप करते हैं, तो एडिनल ग्लैंड की समाप्ति के बाद अब हम लोग एक नए ग्लैंड को चुन लेते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज, है ना। तो चलिए पैनक्रियाज पे आते हैं। मोर और लेस बहुत हल्का फुल्का ही चीज है, बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंशन नहीं करना है, जितना आपसे पूछता है उतना ही बढ़ाना है मुझे। चलिए हम लोग आते हैं एक नए ग्लैंड के ऊपर, नाम है पैनक्रियाज। तो हेडिंग हो गई पैनक्रियाज। पहला तो याद कीजिए, इस पैनक्रियाज को हम लोग ने कई सारे नाम देकर रखे हुए हैं। पैनक्रियाज को दो जगह पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। कहां? पैनक्रियाज को सबसे पहली बार हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, जहां इसको हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड के रूप में पढ़े थे। और इसी पैनक्रियाज को एक दूसरी जगह हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे, जहां पर हम लोग ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। और उसी पैनक्रियाज को देखिए तीसरी बार पढ़ने की नौबत आ गई। तो चलिए तीसरी बार तेजी से खत्म करते हैं, है ना, नौबत आ गई तो खत्म करते हैं हम लोग। तो पैनक्रियाज को क्या और भी कई नाम देते हैं? तो जी हाँ, याद कीजिए, पैनक्रियाज को और भी कई नाम देते थे। इसे हम लोग क्या कहते थे? इसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते थे, इसे हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते थे, इसी को हम लोग क्या कहते थे? इसी को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते थे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसी को हम लोग कंपाउंड ग्लैंड भी कहते थे, कंपाउंड ग्लैंड। इसी को हम लोग कंपोजिट ग्लैंड भी कहते थे, कंपोजिट ग्लैंड। और इसी को हम लोग रेसिमोस ग्लैंड भी कहते थे, रेसिमोस ग्लैंड, है ना, रेसिमोस ग्लैंड। देखिए कई सारे नाम थे पैनक्रियाज के, मैं सारे नाम आपको फिर से बता देता हूं। पैनक्रियाज तो नाम है ही। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पोर्शन है, इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड को ही तकनीकी शब्द दे रहे हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन, सॉरी, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पोर्शन है, यानी दो अलग अलग तरीके के हिस्से होंगे, और अलग अलग के लिए शब्द होता है हेट्रो, इसलिए इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों पोर्शन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, और काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से नया वर्ड आता है कंपाउंड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा दिखेगा? तो अंगूर के गुच्छे, है ना, अंगूर के गुच्छे हम लोगों ने देखे हुए हैं, वैसा ही नजर आएगा। और अंगूर के गुच्छे के इन्फ्लोरेसेंस को बोटनी में आपने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस नाम से संबोधित किया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अंगूर का गुच्छे मतलब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस से मिलता जुलता नजर आता है, इसलिए इस ग्लैंड को हम लोग रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। तो वहां पर शायद मैंने कुछ जल्दबाजी में लिख दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए मैं नीचे में रेसिमोस ग्लैंड यहां पर लिख देता हूं। तो इसी ग्लैंड को हम लोग रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम हो गए। सीधे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सीधे। तो जस्ट इमेजिन, मैंने यहां से पैनक्रियाज को बाहर निकाला, यहां पर ड्रॉ किया, तो कैसा दिखेगा? पैनक्रियाज, है ना, ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, है ना। अगर पैनक्रियाज ऐसा नजर आएगा तो इसमें बीचों बीच से क्या आते होंगे? बीचों बीच से डक्ट आता होगा, है ना। पैनक्रियाज इस तरीके से एक डक्ट हम लोग ले लेते हैं, इसके बीचों बीच से एक डक्ट आ रहा है इस तरीके से, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब इस पैनक्रियाज के बारे में और भी कई कहानी। इतने सारे वर्ड किसको थे? पैनक्रियाज को और क्या कहते हैं? इसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लीवर। और ये पैनक्रियाज क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी भी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, बाद में पूछेगा। तो पैनक्रियाज को इतने सारे नाम मैंने दिए थे। पैनक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। लार्जेस्ट कौन था? लीवर। इस पैनक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी तो कहते हैं। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 85 ग्राम, 85 ग्राम्स के आसपास। इसका कलर होता है येलो, 85 ग्राम्स के आसपास इसका वजन होगा, इसका कलर होता है येलो।
और शरीर का इकलौता ग्लैंड जिसके 3 हिस्से होते हैं, जिसके 3 हिस्से होते हैं, इसके आगे के इतने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं हम लोग हेड, उसके बाद के, है ना, उसके बाद के इतने दूर के हिस्से को हम लोग कहते हैं हम लोग बॉडी, और आखिरी के इतने दूर के हिस्से को हम लोग नाम देते हैं हम लोग टेल। यानी शरीर के इकलौता ग्लैंड इसके 3 हिस्से हैं, हेड, बॉडी और टेल। और इसी ग्लैंड तो इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जिसे आप हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी भी उस ग्लैंड का नाम क्या होगा? अभी उस ग्लैंड का नाम होगा पैनक्रियाज। अब चलिए इसके अंदर प्रवेश करके देखते हैं। इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको ऐसे थैलीनुमा, है ना, कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे। कैसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर? जिससे लंग्स के अंदर एल्विली होते हैं ना, बस वैसे ही थैलीनुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर भरे पड़े होंगे। और ये देखिए इसके पास डक्ट भी है। इसके अंदर आपको ऐसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर क्या है? भरे पड़े। और इनके पास क्या दिख रहा है आपको? डक्ट भी दिख रहा है। और ये डक्ट किस में ओपन हो रहे हैं? ये डक्ट देखिए बीचों बीच के इस डक्ट में ओपन हो रहे हैं, है ना। ये डक्ट कहां ओपन हो रहे हैं? तो ये डक्ट, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इस डक्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीचों बीच के इस डक्ट में क्या हो रहे हैं? ओपन होते हैं। ऐसा ही है ना, बीचों बीच डक्ट में ओपन होते हैं। तो डक्ट है, तो डक्ट का होना क्या साबित करता है? डक्ट का होना साबित करता है कि एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एसिनस। एसिनस। और एसिनस के अंदर जो सेल होते हैं, है ना, इस एसिनस के अंदर जो सेल होते हैं, एसिनस के अंदर जो सेल होते हैं, एसिनस के अंदर के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एसिनार सेल्स कहते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है? इन सेल्स को हम लोग एसिनार सेल्स कहते हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम है एसिनस। इसके पास है डक्ट। डक्ट है मतलब एक्सोक्राइन। और ये देखिए सारे डक्ट बीचों बीच के इस डक्ट में ओपन होते हैं। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं पैनक्रेटिक डक्ट। तो स्ट्रक्चर का नाम है एसिनस। एसिनस के जो सेल्स हैं, सेल्स को हम लोग कहते हैं एसिनार सेल्स। और ये एसिनार सेल्स क्या बनाते हैं? तो ये एंजाइम्स बनाते हैं। तो जब आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़े होंगे या जब आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यही जो एसिनार सेल्स हैं कई तरीके के एंजाइम्स बनाते हैं, उसे बीच के इस जगह पर स्टोर करते हैं, जो कि समय समय पर यहां से बाहर निकलेगा। कई नाम है, यहां पर नाम थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। तो क्या क्या नाम के एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनकेटिक एमाइलेज, पैनकेटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारे एंजाइम्स यहां पर है और वो इस डक्ट के सहारे निकलेंगे। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि पैनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन है ना। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि पैनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन है। लेकिन इन्हीं एसिनस के बीच के इस स्थान को देखिए। तो ऐसे एसिनस की संख्या इसके अंदर क्या होगी? मिलियंस में होती होगी। ऐसे एसिनस की संख्या इसके अंदर मिलियंस में होती होगी। लेकिन कितने भी एसिनस होते होंगे उसके बीच में स्थान होता होगा। और इसके बीच के इसी स्थान में, ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच के इसी स्थान में क्या होते हैं? इसके बीच के इसी स्थान में क्या होते हैं? लगभग 3-3 हजार सेल के गुच्छे होते हैं। इसके बीच के स्थान में क्या होते हैं? लगभग 3-3 हजार सेल्स के गुच्छे होते हैं। और इन्हीं गुच्छों को हम लोग कहते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये इंडोक्राइन पोर्शन है, क्योंकि देखिए इनके पास डक्ट नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है क्या होते हैं? ये हाईली वेस्कुलर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वगैरह क्रॉस करते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो बीच में पाए जाने वाले इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या होते हैं? हाईली वेस्कुलर। ये कितने सेल के गुच्छे होते हैं? तो लगभग 3000 सेल के गुच्छे होते हैं। तो लगभग 3000 सेल के गुच्छे होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 तरीके के सेल होते हैं। तो 3000 सेल के गुच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर जो 4 तरीके के सेल हैं उसके अलग अलग नाम है। इसमें अल्फा नाम का सेल होगा, बीटा नाम का भी सेल होगा, गामा नाम का भी सेल होगा और डेल्टा नाम का भी सेल होगा, जिसको अभी हम लोग अगले स्लाइड में लेकर डिटेल में चलेंगे, है ना। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नेचर में क्या दिख रहे हैं? क्योंकि यहां से डक्ट नहीं दिख रहा है, यहां पर ब्लड वेसल दिख रहे हैं, हाईली वेस्कुलर दिख रहे हैं। और मैंने कहा कि इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नाम के सेल हैं। वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन्स कहां पर डाल देते होंगे? इन्हीं ब्लड वेसल में डाल देते होंगे। नतीजा पूरे शरीर में हार्मोन्स बढ़ जाता होगा। अब देखेंगे अगले पेज में। लेकिन अगला सवाल, ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की संख्या पैनक्रियाज में कितनी है? तो ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की संख्या पूरे पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन है। 1 से 2 मिलियन मतलब 10 से 20 लाख है। बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा, तो जिसकी संख्या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की संख्या जिसकी 1 से 2 मिलियन है, बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे पैनक्रियाज में यह मात्र 1 से 2% ही है।
यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2 मिलियन होने के बावजूद पैनक्रियाज में सिर्फ 1 से 2% हिस्से पर ही अधिकार रखते हैं, यानी बाकी के 98 से 99% हिस्से में क्या होगा, एसिनस पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, जो एसिनस है, वो कितने परसेंटेज है, वो 98 से 99% है, और जो इंडोक्राइन पोर्शन जिसको आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हो वो कितने परसेंट है, तो 1 से 2 मिलियन होने के बावजूद वो मात्र पैनक्रियाज के अंदर 1 से 2% ही है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले स्लाइड में सीधे इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को लेकर चलते हैं, और इसके अंदर पहले ही मैंने कह दिया कि अंदर 4 तरीके के सेल हैं, तो चारों तरीके के सेल का नाम सीधे लिख लेते हैं, है ना, सीधे नाम पर आते हैं। तो हेडिंग हो गई हम लोगों की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैंने पहले ही कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें कितने तरीके के सेल हैं, 4 तरीके के। तो सबसे पहले सेल का नाम रखेंगे अल्फा सेल्स, बहुत ज्यादा मात्रा में, ये लगभग 80% के आसपास हैं, 80% अप्रॉक्स, सॉरी 20% लिखना था, 80% मैंने लिख दिया। ये लगभग 20% के आसपास है ना, ये लगभग 20% के आसपास हैं अप्रॉक्स, है ना। और ये है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होंगे, सबसे पहले अल्फा नाम के सेल होंगे, इनकी संख्या क्या होगी, लगभग 20% के आसपास होगी। लोकेशन में थोड़ा सा समझा देता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। वैसे ही दूसरे सेल का नाम होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स कितने परसेंट होंगे, ये लगभग समझिए कि 75% के आसपास होंगे, 75% अप्रॉक्स है। अब बाकी के जो 2 सेल है जिसको हम लोग कह रहे हैं गामा सेल्स, और चौथे का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग डेल्टा सेल्स, दोनों मिलाकर 5% के आसपास हैं, 5% अप्रॉक्स, दोनों मिलाकर 5% के आसपास हैं। रितेश कुमार का सवाल है 7:28 पर, सर पैनक्रियाज ही ना इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, देखेंगे। इतनी हड़बड़ी है गुदगुदी किस लिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अनीस गौरव का सवाल है एंजाइम सारे ड्यूोडेनम में पास हो जाते हैं क्या, आएगा मेरे ख्याल से। आपने अगर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया होगा कि एंजाइम्स ड्यूोडेनम में पास करते हैं, और नहीं पढ़ा है तो आएगा। तो पैनक्रियाटिक जो डक्ट है, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, एंजाइम्स जो भी पैनक्रियाटिक जूस है यानी एंजाइम्स आएंगे उसको ड्यूोडेनम में ही रिलीज करेगा। तो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपका हुआ होगा। मुझे यहाँ हार्मोन से मतलब है, मुझे ड्यूोडेनम वर्ड से कतई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्यूोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर का हिस्सा है, उसका इंडोक्राइन से संबंध यहां पर नहीं दिख रहा है ना। चलिए फिर से वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें मुख्यतः कितने तरीके के सेल हैं, तो इसमें मुख्यतः 4 तरीके के सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या नाम है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है और डेल्टा सेल है। अल्फा सेल क्या होंगे, 20% के आसपास हैं बाहरी हिस्से में। सपोज कीजिए 3000 सेल का गुच्छा है ना, तो इसके जो बाहरी 20% है ना वो अल्फा सेल है। अब बीचों बीच का जो 75% के आसपास है ना वो बीटा सेल है। लोकेशन पूछ सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट दिया। स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही कह दिया। इसका नाम क्या था, कंपाउंड ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसलिए स्ट्रक्चर आपका सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। फिर भी अगर पूछे कि जो अल्फा सेल है कहां पर है, तो बाहर के जो 20% सेल है ना, इनको हम लोग कहते हैं अल्फा सेल। यानी अंदर के बीचों बीच के जो 75% है ना, बीचों बीच के जो 75, बाहर के 20% अल्फा, तो बीचों बीच के जो 75% है वो क्या नाम से जाने जाएंगे, बीटा सेल। और जो गामा सेल और डेल्टा सेल है ना, ये हर जगह फैले हुए हैं, थोड़ा यहां रहेगा, थोड़ा यहां रहेगा, थोड़ा यहां रहेगा, थोड़ा यहां रहेगा, थोड़ा यहां रहेगा। गामा सेल डेल्टा सेल चारों तरफ फैले पड़े हैं, और कितने हैं, मात्र 5% ही हैं, है ना। वो कितने हैं, तो मात्र 5% ही हैं। क्या हो गया पता नहीं, ठीक है। तो यहां पर आगे 4 तरीके के सेल का नाम। अब सीधे आते हैं काम के नाम पर। तो अल्फा सेल क्या करेंगे, ये एक खास हार्मोन सिक्रेट करेंगे जिसका नाम होगा ग्लूकागॉन, सिक्रेट्स ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। वैसे बीटा सेल क्या सिक्रेट करेंगे, एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट करेगा, नाम होगा इंसुलिन। तो सिक्रेट्स इंसुलिन, और इंसुलिन को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी इसे हम लोग कहते हैं।
वैसे ही गामा सेल और डेल्टा सेल क्या करेगा, चलिए इसको सुनने से पहले इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर आपको एक बार रिपीट करता हूं। तो अल्फा सेल क्या करेगा ना, ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगा और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की वजह से ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कह रहे हैं। और ठीक उल्टा ये जो बीटा सेल है ये इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालेगा और ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्योंकि कम जाएगी इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। तो ओवरऑल देखकर या नहीं, क्या ये नहीं लग रहा कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन में एक दूसरे में लड़ाई चल रही है? बिल्कुल चल रही है, क्योंकि ग्लूकागॉन बार बार ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करेगा और इंसुलिन बार बार ग्लूकोज की मात्रा कमाने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली एक फाइटिंग की तरह नजर आ रही है, लड़ाई की तरह नजर आ रही है। तो बेवजह किस लड़ाई को रोकना, कुछ तो रोकना चाहिए, है ना। बेवजह लड़ाई होने से ये बार बार अपने आप को बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, ये और बढ़ाएगा, ये और बढ़ाएगा, तब तो लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है। तो इस लड़ाई को रोकने की जिम्मेदारी किसके पास है? डेल्टा सेल के पास है। तो डेल्टा सेल क्या करता है, ये भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है ना। तो सिक्रेट्स, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। सिक्रेट्स सोमैटोस्टेटिन, है ना। डेल्टा सेल क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन नाम को हार्मोन रिलीज करता है, सीक्रेट सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। और ये क्या करता है, ये अल्फा सेल को भी थोड़ा सा दबा देता है और बीटा सेल को भी थोड़ा दबा देता है। नतीजा ग्लूकागॉन और इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल लेवल तक रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा सेल ने क्या किया, डेल्टा सेल ने सोमैटोस्टेटिन नाम को हार्मोन निकाले। सोमैटोस्टेटिन इस सेल को सप्रेस करके ग्लूकागॉन कमा देगा, इस सेल को सप्रेस करके इंसुलिन कमा देगा। नतीजा ग्लूकागॉन और इंसुलिन काफी कम लेवल में ही मेंटेन रहते हैं और शरीर के स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन बस यहीं पर है। लेकिन क्या आप याद कीजिए, क्या सोमैटोस्टेटिन नाम आपने पहले कहीं सुना है? आपने सुना हुआ है, कहां पर? हाइपोथैलेमस जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर निकालता था उसे भी आप सोमैटोस्टेटिन ही कहते थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइपोथैलेमस के द्वारा निकाला गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी सोमैटोस्टेटिन नाम से संबोधित किया जाता था और यहां से आने वाला हार्मोन भी सोमैटोस्टेटिन नाम से ही संबोधित किया जाता है। इसलिए यह भी प्रश्न रहता है कि सोमैटोस्टेटिन कहां से आते हैं? तो सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से भी आता है और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में है यहां से भी आता है। अगला प्रश्न, क्या अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल, क्या इनकी मौत होती होगी? मौत तो होती है। शरीर में सिर्फ न्यूरॉन्स की मौत नहीं होती, सिर्फ न्यूरॉन्स की मौत नहीं होती, क्योंकि न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनते, नए नहीं बनते। उसको छोड़कर शरीर में हर एक सेल की मौत होती है। अगर हर एक सेल की मौत होती है यानी अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल की भी मौत होती होगी। तो आखिर कहीं ना कहीं तो नए अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल बनाने होते होंगे। तो ये है गामा सेल, ये स्टेम सेल है। ये क्या है? ये लगभग स्टेम सेल है गामा सेल। ये क्या करता है कि जो अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल की जो कमी होती है, गामा सेल क्या करता है, डिवाइड करके नए अल्फा सेल, नए बीटा सेल और नए डेल्टा सेल बनाता रहता है। तो इस गामा सेल को क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? गामा सेल में लिख सकते हैं दीज आर प्रीकर्सर ऑफ अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। इसका भी आंसर हो गया, है ना। तो दीज आर प्रीकर्सर ऑफ, दीज आर प्रीकर्सर ऑफ, है ना, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल के प्रीकर्सर होते हैं, है ना। हाँ, गामा सेल और डेल्टा सेल लगभग सेम अमाउंट में ही रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, लगभग अमाउंट उनका सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चुन लेते हैं ग्लूकागॉन, जिसको हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में आते हैं, अगले स्लाइड में आते हैं सीधे, अगले स्लाइड में आते हैं सीधे। इस स्लाइड को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग कौन सा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकागॉन या हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। तो चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल हार्मोन हम लोग पढ़े हैं ना, सेम फंक्शन ग्लूकागॉन का भी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हेडिंग मिटा देता हूं। मैं यहां से क्या करता हूं, हेडिंग, तेजी से मैं यहां से हेडिंग मिटा देता हूं।
चलिए हेडिंग मैंने मिटा दिया। तो सेम चीज, सेम फंक्शन किसका था? तो सेम फंक्शन था ग्लूकोकॉर्टिकोइड का, कॉर्टिसोल का। और सेम फंक्शन किसका होगा? तो सेम फंक्शन होगा किसका होगा? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकागॉन का। और ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। सेम फंक्शन है, बस मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था, बस इस पॉइंट को थोड़ा चेंज करना है। चेंज करते हैं, यानी इसको भी थोड़ा सा मिटाना होगा मुझे। चलिए बीच का इस लाइन को भी मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए ये रहा, मैंने बीच के इस लाइन को भी मिटा दिया। चलिए वापस आते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन सेम टू सेम होगा। तो फिर से सेम चीज कहेंगे कि लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स में जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके यानी तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। दूसरा, जहां भी शरीर में लिपिड होते होंगे, एडिपोसाइट्स के अंदर लिपिड होते हैं, उसे तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस करके इन प्रोडक्ट बनाएगा लिपिड के। वैसे ही प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीओलाइसिस करके उसके इन प्रोडक्ट बनाएगा। और जब लिपिड तोड़कर जो इन प्रोडक्ट बनेंगे या प्रोटीन तोड़कर जो इन प्रोडक्ट बनेंगे, इन प्रोडक्ट को भी ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तो वहां भी कहते थे, सेम टू सेम यहां भी कह दिया, बस एक पॉइंट चेंज है। वहां इसके आगे क्या कहते थे? वहां इसके आगे एक लाइन और जुड़ते थे। मैंने कहा था कि जो कॉर्टिसोल थे उस सेल के अंदर एमाइनो एसिड का जाना या सेल के अंदर एमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना वो नहीं होने देते थे ना। लेकिन वो लाइन यहां पर हटाएंगे, उसके जगह एक नया लाइन डाल देंगे। जस्ट इमेजिन, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तो इससे बढ़ा दी है। जस्ट इमेजिन, अगर ये ब्लड का ग्लूकोज ये चाहेगा, अगर मान लेते सेल मांगा कि लाओ भाई मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना दो, तो ब्लड का ग्लूकोज, तो सेल की भूख किससे मिटेगी? ग्लूकोज से मिटेगी। तो मान लेते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत हो गई, मान लेते हैं ग्लूकोज सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्या लगता है ये हार्मोन जाने देगा? जवाब नहीं। ये देखिए यहां पर मैंने क्रॉस कर दिया, उसमें मैंने कॉर्टिसोल में कहां क्रॉस